कि जो कुछ खबरें हैं और जो मामलात मुल्क में चल रहे हैं उस पर आज ज़रा हम तबसरा भी करेंगे और कुछ बात भी करेंगे आखिर होने क्या जा रहा है। ईद तो गुजर गई, लेकिन अब ईद के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं और बकौल शेख रशीद अहमद की झाड़ू फिरने वाली है। तो असल सवाल तो ये उठता है कि झाड़ू फिरेगी कहाँ? क्या सिर्फ अपोजिशन पर या फिर हुकूमती लोगों को भी कुछ किया कहा जाएगा, कुछ एहतसाब उनका भी होगा? तो मुआविन खुसूसी बड़ा एहतसाब शहजाद अकबर साहब आए, उन्होंने आज एक और मीडिया ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि वो हक़ाइक़ में लेकर आया हूँ, मेरे दोस्तों ने कुछ दोस्तों ने सही तरीके से वो चीनी रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं। उन्होंने कहा कि असल जो दो अहम चीज़ें हैं, और पहली चीज़ उन्होंने कहा कि वो सब्सिडी की है, सब्सिडी के हवाले से बड़ा अहम हिस्सा है जो इस रिपोर्ट में मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग ने 26 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी अपने वक्त में दी। शाहिद खाखान का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि शाहिद खाखान जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अपने दौर में 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ओमनी ग्रुप का उन्होंने जिक्र किया कि उनकी सबसे बड़ी मिल्स हैं और इस सब्सिडी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो सलमान शहबाज का है। फिर उन्होंने सिंध हुकूमत पर भी बात की, पीपल्स पार्टी पर भी उन्होंने बात की। वज़ीर सिंध का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह ने चीनी पर 4 अरब से ज़ायद की सब्सिडी दी और ये सब्सिडी जो थी वो सिंध बैंक के ज़रिए अदायगी की गई, लेकिन स्टेट बैंक के इल्म में नहीं लाई गई ये बात। तो और ये 2017 का उन्होंने बताया कि नून लीग ने जब 2017 में शाहिद खाखान वज़ीर आज़म जब ये सारा मामला हुआ, फिर ज़ाहिर है रद्द-ए-अमल नून लीग का आया। मरियम औरंगज़ेब आई, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ये बताया नहीं गया हुकूमत की जानिब से कि जो उस्मान बुज़दार ने किया, जो वज़ीर पंजाब ने किया, उनका तो इस्तीफ़ा लेकर आए शहजाद अकबर साहब। फिर उन्होंने ये भी कहा कि असल डाका तो वज़ीर आज़म वज़ीर आला ने मारा है चीनी पर, और ये हमारे दौर में कि 2 साल में कोई जो है वो चीनी पर सब्सिडी नहीं दी गई इन 2 सालों में। उससे पहले कि उन्होंने बात नहीं की और उन्होंने कहा कि चीनी पर डाका डाल के इमरान खान और उस्मान बुज़दार बच नहीं सकते। तो इस पर हम बात करेंगे कि कौन क्या हुकूमत अपने लोगों को बचा लेगी और सिर्फ एहतसाब जो है वो अपोजिशन का ही होगा, इस पर ज़रा बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें कराची स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ग़ुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो हेड इस्लामाबाद हमें ज्वाइन करें। मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, असल सवाल वही मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी कि आज जो शहजाद अकबर साहब की हमने आज गुफ्तगू सुनी और बाद में रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल भी किया कि आपने इतनी बड़ी कहानी हमें सुनाई शहजाद अकबर साहब, लेकिन जिक्र कहीं नहीं था उस्मान बुज़दार का। उन्होंने सब्सिडी दे दी, काबीना को इल्म में लाए बगैर दे दी, उनके खिलाफ आप एक्शन क्या लेंगे? तो वो उस सवाल को घुमा गए। तो क्या ऐसे ही घुमा जाएगी हुकूमत? कोई एहतसाब होगा अपने लोगों का? नहीं, एहतसाब तो इसी तरह घुमाया जाता रहेगा। अच्छा, अगर इन्होंने कुछ करना होता तो इनके पास जब वज़ीर आज़म ने हल्फ नहीं उठाया था उससे पहले वो गए थे एक इंक्वायरी के लिए, नैब के रूबरू पेश हुए थे और वहाँ पर जाकर उनसे पूछा गया था कि जनाब हुजूर आप ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे हैं, ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर था, वो आप इस्तेमाल करते रहे, आप क्या, आपकी हैसियत क्या थी, आप किस हैसियत में उसको इस्तेमाल कर रहे थे, आपका स्टेटस क्या था? इस बारे में अभी तक इंक्वायरी या उसके बारे में कोई पेशरफ्त या उसके सिलसिले में कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। और उसके बाद जब मालम जब्बा का मामला सामने आया, अब मालम जब्बा जो है वो इतना, वहाँ की ज़मीन इतनी कीमती है और वहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों का हजूम रहता है कि लोग वहाँ जाना चाहते हैं। वहाँ की ज़मीन जिस तरह से इन्होंने कोड़ियों के भाव की और 450 एकड़ के करीब ज़मीन उसका चल रहा था, वो अभी तक नैब बता ही नहीं रहा है कि जनाब उस मामले का हुआ क्या, इंक्वायरी का क्या बना। उसमें बड़े बड़े नाम थे, परवेज़ खटक साहब का नाम था, महमूद खान साहब का नाम था, आज़म खान साहब का नाम था जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के। उसके बाद लगातार बहुत से आप चीनी की इंक्वायरी अपने लोगों के खिलाफ कराई, इन्होंने जानबूझकर कराई या अनजान बनकर कराई, लेकिन कराई अपने लोगों के खिलाफ और सारा कुछ ये सामने आ गया। अब लौट पड़े हैं वो भाई अपोजिशन वाले ये करते रहे, खाकान अब्बासी ये करते रहे, शायद खाकान अब्बासी ये करते रहे, मुराद अली शाह वो करते रहे, ओमनी ग्रुप वाले 3 साल से आपके पास वहाँ बैठे हुए हैं लॉकअप के अंदर और जेल में आपने रखा हुआ है उनको। आप ओमनी ग्रुप वालों का हिसाब तो लें, आप जिस तरह चाहें हिसाब, लेकिन ये क्या बात हुई कि जब आप लोगों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, जब उस्मान बुज़दार के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, जब जहांगीर तरीन के बारे में, जब खुसरो बख्तियार के बारे में, जब हाशिम जवां बख्त के बारे में पूछा जा रहा है, तो अब उनके जवाब देना, आप बताएंगे क्या होगा। का इजलास हुआ, फिर काबीना के इजलास में मंजूरी हुई, क्या उस पर सवाल या निशान नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक चीज़
सवालिया निशान है और शायद कभी एक एक चीज के बारे में पूछा भी जाएगा। अच्छा, एहतसाब होता है नहीं होता है पाकिस्तान में, मुझे इसका अंदाजा नहीं है और मुझे ये शक है कि एहतसाब के नाम पर खेल होता है, एहतसाब के नाम पर ड्रामा होता है, एहतसाब के नाम पर उन आवाज़ों को कुचलना होता है जो आवाज़ें लोगों को हकीकत बता रही होती हैं। असल में लोगों को चुप कराने के लिए एहतसाब, अपने लोगों का एहतसाब कौन करेगा? 3 महीने तक लोगों को रखते हैं कि जी आप जाइए, एक ड्राइंग रूम में रहकर आ जाइए, फिर वापस आते हैं, फिर वजीर बन जाते हैं, फिर मुशीर बन जाते हैं, फिर भार उठा लेते हैं। और इस इल्जामात के बाद वजारतें तब्दील की गई, बंदों को नहीं हटाया गया, सब अपनी अपनी जगह पर हैं। बिल्कुल यही है। लेकिन अब वही बार बार हम तो सवाल उठाएंगे, हम तो पूछेंगे। जब नारा लेकर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जी सबका एहतसाब हो, करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा, मुर्तज़ा आप ज़ाहिर आप जर्नलिज्म करते हैं, आप बहुत करीब से ख़बरों को देखते हैं। इन 2 सालों में यह एहतसाब का नारा लगाने वाली हुकूमत ने अपने लोगों को कितना एहतसाब किया? क्या इनके इस 2 साल की हुकूमती दौर में जो करप्शन हुई, जिसको ये कह रहे हैं कि हम लेकर आए सामने, लेकिन सामने लाना एक असल मैटर है और उस पर एक्शन लेना एक अलग मैटर है। आपका क्या ये सहाफ़ती आपकी भी एक्सपीरियंस है, आप क्या समझते हैं कोई एक्शन होगा या सिर्फ बातें ही बनाई जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जो सूरत हाल इस वक्त तक मौजूद है मौजूदा हुकूमत की, उसमें हम ये देख रहे हैं कि एहतसाब वन साइडेड हो रहा है। सही। और एहतसाब भी नहीं हो रहा बल्कि एहतसाब के नाम पे इल्ज़ाम तराशियाँ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर की जा रही हैं। एहतसाब अगर करना है तो उसके लिए टेक्निकल वजूहात जो हैं उनके मुताबिक और फिर इस तरह से किया जाए कि वो होता हुआ नज़र आए। अगर हम बुनियादी तौर पे इस अगर चीनी रिपोर्ट के ऊपर ही अगर हम बात कर लेते हैं तो किसी भी दौर में सब्सिडी जो है वो दी जाती रही है, वो मुशर्रफ दौर हो, वो जरदारी साहब का दौर हो, वो नवाज़ लीग का दौर हो या ये मौजूदा दौर है, तमाम अदवार में सब्सिडी दी जाती रही है। और सब्सिडी का इस्तेमाल क्या उसके अगेंस्ट हमें ज़र मुबादला मिला, क्या वो चीनी एक्सपोर्ट हुई, ये सवाल होता है। अगर वो चीनी एक्सपोर्ट नहीं हुई और ज़र मुबादला नहीं आया, मिल्स ने अपनी प्रोडक्शन जो है वो यहीं पे इस्तेमाल कर ली, तो फिर ये एक क्राइम होता है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मौजूदा रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जो इस वक्त सब्सिडी दी गई है उसकी ना तो ज़रूरत थी और ना ही ये चीनी एक्सपोर्ट हुई है। और ये ख़ुद लिखा गया है कि एक जो 40 एक्सल्स का जो वो एक बड़ा जो ट्रेलर होता है जिस पे तकरीबन कुछ 40 टन के करीब चीनी आती है, उसका लिखा गया है कि 70 टन 80 टन चीनी इसके ऊपर रवाना की गई है। तो वो एक बोझ ही नहीं उठा सकता, वो अपना जो ट्रेलर है तो उसके ऊपर इतना बोझ डबल जो है वो डाल के, तो यहीं पे चीनी इस्तेमाल हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े क्राइम्स हैं को पब्लिक कर दिया है। चीनी रिपोर्ट में कुछ जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की गई है, आल्दो कुछ लोग के नाम भी आ गए हैं, लेकिन इंचार्ज वज़ीर आज़म साहब खुद हैं। उन्हें इस मामले में वजाहत देनी होगी, उनको बताना होगा कि वो क्यों समरियों के ऊपर साइन करते रहे बतौर कैबिनेट के जो वज़ीर आज़म हैं, और उन्होंने उनके रूबरू पेश होती रही समरियाँ और वो उन्होंने उसको मंजूर किया। क्या वो ज़िम्मेदार नहीं हैं? क्या वो इंचार्ज वज़ीर के तौर पे कांग्रेस के इंचार्ज वज़ीर हैं वो, क्या वो उसके ऊपर ज़िम्मेदार नहीं हैं? क्या दवाइयों की जो सूरत हाल है उसमें वो इंचार्ज वज़ीर हैं, क्या वो उसमें ज़िम्मेदार नहीं हैं? और इसके साथ साथ आटा स्कैंडल, ये भी आपके सामने है बात कि उसमें भी जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको इधर उधर किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं की गई है। और ये इस तरह से अंदर की खबर बताएं मुर्तज़ा, बिल्कुल कार्रवाई तो अभी तक नहीं की गई। अंदर की खबर क्या है कि अब ये जो रिपोर्ट की गई है पब्लिक, अब उसके बाद क्या होगा? असल सवाल तो यही उठ रहा है, यह एहतसाब सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए ही होगा या अपने लोगों को भी कुछ कहा जाएगा, यानी कि उनके खिलाफ भी कोई केसेस बनेंगे, कुछ रेफरेंसेस तैयार होंगे, या कुछ भी नहीं होगा? अभी आने वाले दिनों में ये ख़बर है कि कुछ लोगों के मुताल्लिक जिनको कुर्बानी का बकरा बनाना है, 2-3 लोगों को इस हवाले से सवालात भी होंगे उनसे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहले ये फ़ैसला होगा कि क्या इसकी मज़ीद इंक्वायरी जो है वो FIA करेगा या इसको नैब के पास भेजा जाएगा। अगर FIA को ये इंक्वायरी जाती है तो अल्टीमेटली FIA जो उनके पास इख्तियारात हैं
पाकिस्तान पिनल कोड के तहत वो उनको इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, इसमें फिगर फर्ज भी हुए हैं, इसमें एक्सपोर्ट के नाम पे सब्सिडी भी हुई है, इसमें 8-10 क्राइम्स जो हैं, टीटीज़ का मामला भी है। ये तमाम चीज़ें इसमें करीबन 6-7 क्राइम्स हैं और इनका बेहतरीन और स्पीडी जो जस्टिस है वो FIA इसके हवाले से दे सकता है। नैब के पास इसका कोई स्पीडी हल नहीं है और अगर नैब में चला जाता है तो फिर आप ये समझ लें कि इस मामले के ऊपर मट्टी डाल दी जाएगी और फिर इसी तरह से जिस तरह से थोड़ी बहुत मीडिया के ऊपर बात की जाती है कि इसके ऊपर ये और उसके बाद फिर जमानत हो जाएगी, फिर वो तो फिर कुछ हुआ ही नहीं ना, फिर तो बस एक स्टैम्प लग गई कि जी हम नैब के पास चले गए, नैब ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बाद होना कुछ भी नहीं है। तो ये जो लॉलीपॉप लगाई साहब दी जा रही है आवाम को और ये बताया जा रहा है कि जी देखिए ऐसा कभी हुआ नहीं और अब उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपसे आपका मौक़िफ़ लूंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।